बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर मलिक। मेरे साथ होंगे बतौर पैनलिस्ट रियाजुल हक साहब और फैसल रज़ा खान साहब। आप दोनों को मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। नाज़रीन, हर रोज़ हमारे इर्द गिर्द खबरों का एक तूफ़ान आता है, लेकिन क्या हर चमकती हुई सुर्खी सच होती है और क्या हर दिखाई जाने वाली तस्वीर पूरा सच बयान करती है? हमारे लिए खबर सिर्फ एक सस्ती ब्रेकिंग न्यूज़ या चंद सेकंड्स का शोर नहीं है। हमारे लिए खबर का मतलब है एक इंसान की कहानी, एक शहरी का हक और वो सच जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही हो। आज हमारे इस पहले प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम खबरों की सिर्फ ऊपरी सतह को ना दिखाएं, बल्कि हक़ाइक़ की गहरी खोज करें। हम अपने खुसूसी तहकीकाती पहलू के जरिए डेटा, शवाहिद और पोशीदा दस्तावेज़ात को सामने लाएंगे ताकि आम आदमी के मसाइल, महंगाई और इंतज़ामी गफलत के पीछे छुपे असल किरदारों को बेनकाब किया जा सके। जहां आम इंसान के मसाइल दबाए जाएंगे, वहां हमारी तहकीकाती नज़र काम करेगी। आइए सच की इस खोज में हमारे हम सफ़र बनिए। आज हम आपके लिए लाए हैं 3 शहरों से 3 बड़ी और अहम खबरें। सिंध के मुख्तलिफ अजला से सरकारी इदारों की कारकर्दगी और अवामी पैसे के इस्तेमाल पर संगीन सवालात सामने आ रहे हैं। उमरकोट के महकमा सिहत में मुबैना अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। हैदराबाद में वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन बदतरीन बहरान से दो चार है, जबकि कश्मीर कंदकोट की डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के तरक्याती फंड्स में मुबैना करप्शन के इल्जामात सामने आए हैं। आज तीनों मामलात की तफसीलात जानेंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। सिंध के जिला उमरकोट के महकमा सिहत में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों और करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद महकमा एंटी करप्शन सिंध ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंकशाफ हुआ है कि अकाउंटेंट ने अरबों रुपए की जायदाद बना ली है। अतिये में मिलने वाली एम्बुलेंस को ट्रांसपोर्ट शटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अकाउंटेंट DHO को तलब किया गया है और उनसे रिकॉर्ड भी मांगा गया है। खबर की तफसीलात हमें बताएंगे कराची से नुमाइंदा जाहिद खोकर साहब। जी जाहिद, क्या तफसीलात हैं? कितने अरसे से ये अरबपति अकाउंटेंट उमरकोट में तैनात थे? कैसे ये मामला एंटी करप्शन तक पहुंचा और इस वक्त क्या सूरत हाल है? थैंक यू सो मच। ये एक कहानी जो है ये सिर्फ एक अकाउंटेंट के इर्द गिर्द घूमती है। आप तस्वर करेंगे कि एक अकाउंटेंट गुज़श्ता 16-17 बरस से वो तैनात हैं उमरकोट के अंदर, और ये अकाउंटेंट जितने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी इनकी रिकमेंडेशन से होती है। मकसद ये है कि जिस भी अफसर को ये चाहें वहाँ पर DHO लगवा सकते हैं और उनके बकाया जितने काम हैं वो ये साहब जो हैं अकाउंटेंट ये ख़ुद सर अंजाम देते रहे हैं। ये जो तमाम शिकायत मौसूल हुई महकमा एंटी करप्शन को और उनकी जानिब से ये तहकीकात शुरू की गई है, मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इन इल्ज़ामात के तहत एक ख़त भी लिखा गया है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर को और तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया है। महकमा एंटी करप्शन के तहकीकाती अफसर की जानिब से तमाम जो मुख्तलिफ साल रहे हैं, 2-4 सालों के दौरान जो टेंडर्स किए गए थे, जो अद्वियात के टेंडर्स हैं और जितने जो मामलात किए गए उनका भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। अब यह है कि जो शुजा मेमन साहब हैं अकाउंटेंट, उनकी तकर्री गुज़श्ता 16-17 साल से उसी महकमा सेहत उमरकोट के अंदर होती रही है और उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात आए हैं कि उनकी जानिब से अरबों रुपए की करप्शन की गई और जायदादें बनाई गई हैं। अब ये ऐसा एक ये इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि उनके जो मुख्तलिफ शवाहिद हैं, मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस महकमा एंटी करप्शन को फराहम कर दिए गए हैं और यही डॉक्यूमेंट्स या वो शटल जिसके लिए कहा गया है कि अते में दी गई थी एम्बुलेंस जो है उसको शटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया कराची के अंदर। तो ये तमाम मामलात हैं। अब क्योंकि गुज़श्ता रोज़ की तारीख दी हुई थी इस तहकीकाती लेटर में, मगर ये अफसरान पेश नहीं हुए हैं और इनको डेफिनेटली एक रिमाइंडर लेटर दिया जाएगा। अगर वो इन रिकॉर्ड फराहम नहीं करते हैं तो एंटी करप्शन के रूल्स के तहत वो छापामार भी कार्रवाई हो सकती है या और उनके खिलाफ जो महकमाना जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि शुजा मेमन साहब गुज़श्ता 16-17 साल से इस DHO ऑफिस में एज अकाउंटेंट तैनात रहे हैं, उसके दौरान उन्होंने हैदराबाद में जो जायदादें बनाई हैं, हैदराबाद में एक पेट्रोल पंप है, जामशोर में ज़री ज़मीन है, कुनरी में ज़री ज़मीन है, उसके अलावा ट्रैक्टर्स, माल मवेशी, थरपारकर में भी मुख्तलिफ लोगों के नाम पे इन्होंने जो जितनी जायदादें बनाई हैं मुख्तलिफ लोगों के नाम से, जो नाम उस जो शिकायत है, जो कंप्लेन है उसमें मेंशन किए गए। अच्छा, एक जो इन ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा काम इन्होंने किया हुआ है, वहीद मूवर्स के नाम पे इनकी कोई 8 से 10 गाड़ियाँ इस सर्विस में चल रही हैं, जिनके भी जो एविडेंस है वो भी महकमा एंटी करप्शन को
दिए गए हैं। एक बस जो है 4 से 5 करोड़ रुपए उसकी मालियत है। ये सिर्फ एक जो है वो सर्विस है। इसके अलावा भी दूसरी सर्विस MBS मूवर्स जो इसके भाई यासर के नाम पे कहा गया है कि वो मौजूद है, उसमें भी तकरीबन कोई 19 से 20 या 20 से 21 गाड़ियाँ जो हैं वो इनकी मौजूद हैं। 4 से 5 करोड़ रुपए की एक गाड़ी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये करप्शन की गई है। ये जो मुख्तलिफ इनके पास जो है गाड़ियाँ, कोई 10-15 गाड़ियाँ जो घर के अंदर यूज़ के लिए है, जिसमें V8 हैं, प्राडो हैं और भी मुख्तलिफ नोयत की जो गाड़ियाँ हैं वो दी गई हैं। दूसरा ये बताया गया है कि कुंदन कंपनी नाम है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ अद्वियात के ठेके जो है हासिल किए गए थे। कुंदन कंपनी के नाम को मेंशन किया गया है और महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इस कंपनी के हवाले से रिलेवेंट रिकॉर्ड भी तलब किया गया है और कहा गया है कि इस वक्त तक इस कंपनी को कितने ठेके दिए गए हैं वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए। दूसरी बात जो है वो ज़राए ने यह भी बताया है कि जो महकमा एंटी करप्शन के DHO जो है वो सिर्फ इनका काम यह होता है कि DHO की पोस्टिंग कराते हैं, बाकी तमाम जितने ठेके जारी करना, फंड्स का इस्तेमाल करना, ये शुजा मेमून साहब खुद करते हैं। और DHO को उन्होंने अभी इनाम के तौर पर एक बेरिया टाउन में घर दिलाया है, एक प्रोजेक्ट है गुलिस्तान जौहर में, उनमें फ्लैट दिलाया है, उमरकोट में भी एक घर है, खुद उनके इस्तेमाल के लिए एक ग्रेंडी गाड़ी दी हुई है, इसके बेटे को एक कल्टस गाड़ी दी गई है, इनकी बेटी को एक सिल्वर मीरा गाड़ी दी गई है जो है, और रीवो और मुख्तलिफ किस्म की जो गाड़ियाँ हैं वो भी सरकारी तौर पर इनके पास मौजूद हैं। ये इन्हीं शिकायत पर एंटी करप्शन की जानिब से रिकॉर्ड तलब किया गया है। इनकी ज़ायद बड़ी खौफनाक तफसीलात आप बता रहे हैं। ये बताएं कि सिर्फ DHO तक या फिर एक ग्रेड 16 या 17 के अकाउंटेंट तक मामला नहीं बनता, और ये जो तफसीलात आप बता रहे हैं कि अरबों रुपए की करप्शन उन्होंने की है, तो क्या ये केस नैब का नहीं बनता? और 16 साल हो गए इन साहब को एक ही ज़िले में तैनात हुए और इसी जगह के ऊपर मौजूद हैं। इंतज़ामिया में से किसी ने नहीं सोचा या कोई सियासी कनेक्शन भी है इसमें? देखें, मकामी जितने सियासतदान हैं ज़िला उमरकोट के, उनसे तो ये ज़्यादा ताकतवर है। इसके कनेक्शन है, आपको पता है कि जो सिस्टम होता है जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम करता है वो उनकी सपोर्ट हासिल होती है, क्योंकि ये इस तरह से पैसे जो है वो तमाम सिस्टम जो है उनको वो फराम करता रहते हैं, सिस्टम के तहत चलना होता है जो, तो ये चलता रहा है इस वक्त तक। दूसरी मैं आपको बात बताऊँ कि एक सूबाई वज़ीर जो हैं उनके ऑफ द रिकॉर्ड उनके बकौल के तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए की करप्शन हुई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बात यह है कि एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात शुरू की गई। डेफिनेटली ये नैब का जो है डोमेन होता है, क्योंकि 50 करोड़ से ऊपर जब कोई इल्ज़ाम लग जाए, और इसमें तो जो शवाहिद ऐसे दिए गए हैं कि जिनसे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जो है डिनाई कर सकता है। आप तसव्वुर करेंगे, एक आपको एम्बुलेंस दी गई अतिये के तौर पर किसी भी मुखैर हज़रात किसी इदारे की जानिब से, आप उसको शटल सर्विस में चलाते रहें, इससे बढ़ के बदकिस्मती की क्या बात हो सकती है। हमने रब्ता किया इन तमाम जो मामलात हैं जो एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात शुरू की गई है। शुजा मेमून साहब को हमने अपने मौक़िफ़ के सिलसिले में रब्ता भी की और तमाम चीज़ें रखी कि आप बताएं कि ये जो शिकायत है, जो इल्ज़ामात लगे हैं, इसमें सदाकत है नहीं है, आपने दिफा में कुछ बताना चाहते हैं तो बता दें, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये महकमा एंटी करप्शन की जानिब से ही जो तहकीकात शुरू की गई है, हम ये समझते हैं कि बिल्कुल आपकी बात बजाय है कि इसको नैब की जानिब से टेकअप किया जाना चाहिए, और क्योंकि जाहिर है सिंध हुकूमत के मातहत है महकमा एंटी करप्शन, और हमेशा हम बार बार ये बात कहते भी आ रहे हैं कि महकमा एंटी करप्शन के अंदर भी सियासी असर रसूख, हुकूमती असर रसूख या सिस्टम जिसको हम हमेशा नाम देते आ रहे हैं, वो ख़ुद महकमा एंटी करप्शन में मौजूद हैं। बेशक ये जो तहकीकाती अफसर हैं वो काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं और इसमें नो कंप्रोमाइज़ की पॉलिसी पर चलते हैं, मगर क्योंकि पॉलिसी तो बड़े अफसरान और हुक्मरानों, सिंध के हुक्मरानों की चलती है, तो बहरहाल नेब को चाहिए कि इस मामले को टेकअप करे ताकि इनको जो इसमें जो जितने पैमाने पे करप्शन की गई है उनको सज़ा मिल सके। ज़ैद हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं फैसल साहब और रियाज साहब। अगर कोई सवाल करना चाहें फैसल साहब और रियाज साहब, फ्लोर इज़ ओपन। बस मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, यकीनन फैसल भी पूछेंगे क्योंकि स्टोरी तो ज़ाहिर है बड़ी 16-17 साल एक शख्स एक जगह पे मौजूद है और जितनी चीज़ें इन्होंने गिनवाई हैं
तमाम बड़े ब्रांड्स की गाड़ियाँ, माल मवेशी, पेट्रोल पंप्स और ज़मीनें, जायदादें, तो कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है कि जो मैं कहूँ कि मतलब ये चीज़ रह गई थी। बाकी कहीं गैर मुल्की जो है उस पर यूरोप में कहीं पे दूसरी जगहों पे जजीरे लेना रह गया, बाकी तो इन्होंने सब कुछ, या शायद प्राइवेट जेट का जिक्र नहीं आया। तो मैं तो हैरान हूँ। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे लिए हैरान कौन है, आपने भी फ़हीम उसको पॉइंट आउट किया और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब 50 करोड़ से ऊपर का जो मामला है वो नैब के पास होता है, चला जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि 2 से 3 अरब का केस है जाहिद, तो जब 2 से 3 अरब का केस है तो एंटी करप्शन कैसे इसमें आ रही है? तो मुझे तो यहाँ पे, आप बतौर रिपोर्टर इन चीज़ों को इतना करीब से भी आप देख रहे हैं इस मामले को, आपको क्या लगता है कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है कि ये मामला अगर एंटी करप्शन से करवाया जा रहा है, क्योंकि सिंध के पास होगा, नैब वफाक के पास है और उसके ज़ेरे कंट्रोल है, तो वहाँ से बड़े पर्दानशीनों के नाम आ सकते हैं, तो लिहाजा उसको वहीं पे जो है ना थोड़ा सा करके आगे पीछे और मामला निपटा दिया जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, आपने सबसे पहले तो बजा फरमाया कि बिल्कुल जेट और जजीरे रह गए हैं, बाकी तो इन्होंने, और ये भी अगर मनी ट्रेल और तमाम तहकीकात हो तो ये भी इसमें भी सदाकत हो सकती है कि बैरून मुल्क में भी एहसास हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इतला आती है कि बैरून मुल्क में वो इलाज मुआलजा ये साहब जो हैं वो बैरून मुल्क से कराते हैं, पाकिस्तान के डॉक्टरों और अस्पतालों में उनका यकीन नहीं है। तो बहरहाल दूसरी बात यह है कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने डेफिनेटली नैब FIA या जिनको भी दी होगी, मगर जैसे एंटी करप्शन के पास ये दरख्वास्त पहुंची है, हमारी जो इतलात हैं तो एंटी करप्शन की जानिब से इस पर तहकीकात का हुक्म दिया गया और कहा गया कि इस मामले पर तहकीकात करें, और जितने शवाहिद फराम किए गए हैं और कुछ जो फुटेजेस हैं, देखें ये तमाम जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं अपने भाइयों के नाम पे, ये तमाम मनी ट्रेल का अगर वो रिकॉर्ड रखेंगे, थोड़ा चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आ जा रहे हैं, और ये इतनी जो इनके भाइयों के पास कितनी प्रॉपर्टी आ गई, या वैसे आम गरीब लोग हैं जिनके नाम पे कोई कुम्हार कबीले का है, कोई और कबीले का है, जिस तरह कुंडरी, थरपाकर, उमरकोट के अंदर ये जायदादें ली गई हैं, तो पता चल जाएगा। इसमें तो कोई नहीं है, वो तो सरकार की तहवील में भी आ सकती हैं, सरकार उसको जो है, क्योंकि सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है, ये हो सकता है। हाँ, ये हमारे प्रोग्राम की तवसत से हम ज़रूर ये नैब से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और कर रहे हैं कि आप इस मामले को इनिशिएट करें, टेकअप करें इस मामले को, और ये बड़े हो सकता है कि इससे भी जो चीज़ें सामने आई हैं, इससे भी बड़े मामला हों। तो बहरहाल आगे आना चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, नैब को लेना चाहिए इस मामले को, इवन FIA भी इस हवाले से कर सकती है, क्योंकि ये जो मनी ट्रेल और आपको हवाला हुंडी और दीगर मामला हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैद, आपने तमाम तर तफसीलात से हमें आया। और नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के तज्जे के सेगमेंट की तरफ। मैं रुख करूँगा फैसल रज़ा खान साहब से। फैसल साहब, आपने पूरी स्टोरी सुन ली। सेहत, तालीम, रोज़गार, सिक्योरिटी, ये बुनियादी हकूक़ हैं अवाम के। अब ख़बर आपने सुन ली कि अकाउंटेंट अरबपति बन गया है, हस्पतालों से अद्वियात लेकर सब कुछ बेच दिया गया। मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, कोई सियासी कनेक्शन होगा या बाकी भी जिम्मेदार होंगे। आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का कि अरबों रुपए की करप्शन करके अकाउंटेंट साहब ने जो है जायदादें बना ली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़हीम साहब। देखें, मुझे तो ये ऐसे लग रहा है जैसे जो है वो पाकिस्तान में आम आदमी का हक तो खैर पता नहीं कब मिलेगा, मुश्किल ही लग रहा, लेकिन ये जो करप्शन है ये हक बन गया अब हर एक का, कि जो बंदा भी है, चाहे वो एक आम मुलाजिम है 1 स्केल से लेके और 22 स्केल तक, वो इस तरीके से लूट मार कर रहा है जैसे पता नहीं माले गनीमत हाथ लगा है और ये सारे का सारा हमने लूट के निकलना है। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जी वो भी ऐसे नहीं होता। तो 16 साल से एक साहब बराजमान है एक जगह पे, तो वो ट्रांसफ़र और रोटेशन पॉलिसी कहाँ गई, जो कि हर हुकूमत, हर ज़िले, हर जो है वो डिवीज़न और सूबाई और वफाक की सतह पे मौजूद है। दूसरा ये है कि ये तहकीकात जो हैं वो उस वक्त ही क्यों शुरू होती हैं जब अरबों रुपए की करप्शन हो जाती है। ये तहकीकात पहले क्यों नहीं हो सकती हैं, और इदारे इतने फाल क्यों नहीं हैं कि दरख्वास्त आए तो करप्शन जो है उसके ऊपर तहकीकात होनी है। अगर दरख्वास्त जो है वो 70 साल ना आए तो फिर इसका मतलब है कोई तहकीकात नहीं होनी।
तो मेरे ख्याल में देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अब अलमिया आप देखें कि एक एम्बुलेंस जो है वो दी जाती है अतिये के तौर पे और उसको शटल के तौर पे चलाया जाता है कराची के अंदर। ये महकमा सेहत जो है इस वक्त सिर्फ मैं पूरे सिंध की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ज़िला उमरकोट की बात करूंगा जहां पे हामला ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यहाँ जो पानी से पैदाशुदा बीमारियां हैं जिनमें हेपेटाइटिस सी है, जिसके अंदर डायरिया है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पेट के जुमला अमराज हैं, वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं उमरकोट, मिट्टी और बाकी इलाकों ठट्ठा वगैरह के अंदर। इसी के साथ साथ ज़िचकी के दौरान जो पेचीदगियाँ हैं वो अलहदा हैं। कई मरतबा हामला ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चे जो हैं वो सिर्फ इस वजह से दम तोड़ जाते हैं कि उनको प्रॉपर इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं मिलती। आपने अक्सर फ़हीम खुद भी सुना होगा, कुत्ते और जो सांप के कांटे की अद्वियात हैं वो अक्सर यहाँ पे मौजूद नहीं होती। अच्छा, यहाँ एक सिविल अस्पताल है, तालुका हेडक्वार्टर अस्पताल जो है यहाँ पे तकरीबन चंद एक हैं, 6 के करीब बड़े दही मराकज़ सेहत हैं और 23 के लगभग जो हैं वो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं। आप 7वीं जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई उसके अंदर जो 2023 की थी उसके तहत ज़िला उमरकोट की कुल आबादी जो है वो तकरीबन 11,60,000 या 12 लाख के आसपास है, जिसमें टोटल 150 से 200 बिस्तर जो हैं वो दस्तयाब हैं, यानी ये तिब्बी सहूलियात हैं। डॉक्टर्स जो फ़ाल हैं उनकी तादाद 100 से भी कम है, लेकिन 100 के आसपास आप कह लें। तरबियत याफ्ता नर्सेस जो हैं वो 30 से 40 के करीब हैं और 50 से के करीब या 50 के आसपास लेडी हेल्थ विजिटर्स, मिडवाइफ और बाकी मौजूद हैं। अगर हम इसको ओवरऑल रेशो देखें तो 6,000 अफराद के लिए जो है वो आप कह लें कि एक बिस्तर मौजूद है, 12,000 अफराद के लिए एक डॉक्टर है, 30,000 अफराद के लिए एक नर्स है और तकरीबन 11,000 ख़वातीन के लिए एक मिडवाइफ या लेडी हेल्थ विजिटर है। अब ये सूरत हाल है ज़िला उमरकोट के अंदर और ये इंतहाई पैथेटिक सूरत हाल है और इस सूरत हाल के अंदर जो करप्शन हो रही है उसका कोई जो है वो यानी कोना नहीं है, कोई सिरा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखें फ़हीम आपने अकाउंटेबिलिटी और नैब की बात की थी। देखें एहतसाब को सियासी नहीं होना चाहिए बल्कि इदारा जाती होना चाहिए। नंबर 1, सरकारी ख़रीदारी जो है उस सारे सिलसिले को महकमा सेहत सिंध नहीं पूरा ओवरऑल निज़ाम जो है उसको डिजिटलाइज होना चाहिए ताकि करप्शन का उनसर जो है वो काफ़ी हद तक उसमें ख़त्म हो सकता है। सरकारी मुलाजमीन ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात हैं उनकी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, रोटेशन पॉलिसी है, उसको फ़ाल होना चाहिए और सख्त से सख्त बनाया जाना चाहिए। सरकारी नौकरियाँ जो हैं वो ये जो पक्की नौकरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट पे होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बुनियादी तौर पे उसको लिंक होना चाहिए परफॉर्मेंस के साथ, पेशेवराना तालीम, तजुर्बे और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी आपकी उसके ऊपर। अगर कोई शख्स करप्शन में इन्वॉल्व है तो फौरी तौर पे उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उसके खिलाफ तहकीकात करके उसको सजा और जजा के कॉन्सेप्ट से गुजारना चाहिए। ये नहीं होगा तो करप्शन बढ़ती चली जाएगी। असासे और गोशवारे जो हैं उनको चेक किया जाना चाहिए हर साल। जो सब सरकारी मुलाजमीन को अव्वल तो टैक्स फाइलर होना चाहिए और उसके साथ साथ इनके गोशवारे और हर चीज़ चेक होनी चाहिए कि नौकरी ये कर रहे हैं तो असासे कहाँ से बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको बताती है कि करप्शन को कैसे और कहाँ रोकना है। बेज़ाब्तियाँ जो हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके नताइज भी सामने आने चाहिए। सिर्फ ऑडिट पैराज नहीं बनने चाहिए, ऑडिट एतराज़ात नहीं होने चाहिए, बल्कि एक एक्शन से भरपूर जो है वो सिलसिला सामने आना चाहिए। कंप्लेंट बेस्ड अकाउंटेबिलिटी और रिस्क बेस्ड जो प्रिवेंशन है इसको लागू करना पड़ेगा। उसके बगैर जो है वो मैं समझता हूं कि इस किस्म की करप्शन जो है वो रोकथाम उसकी मुमकिन नहीं होगी। हम ये रोज़ कहानियां सुनते रहेंगे और ये कहानियां होती रहेंगी, लेकिन इसका अल्टीमेटली हल कोई नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया। बड़ी शॉकिंग किस्म की डिटेल सामने आई हैं कि उमरकोट महकमा सेहत में जो मुबैना करप्शन की तहकीकात है उसका दायरा कार अब वसी कर दिया गया है। देखना ये होगा कि ये रिकवरी या फिर एक्शन होता है या नहीं। ये मामला बाकियों की तरह कहीं फाइलों में तो दबाया नहीं जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की उमरकोट के महकमा सेहत में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन की, जिसमें मेरे साथ मौजूद थे रियाजुल हक साहब और फैसल रजा खान साहब। अब रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां शहरी पानी और निकासी आब जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन का दर्जा मिलने के बावजूद इदारा माली और इंतजामी बहरान का शिकार है।
10 में से 5 पंपिंग मोटरें ख़राब हैं, फिल्टर प्लांट्स गैर फ़ाल हैं, जबकि मुलाजमीन 19 माह की तनख्वाहों से और पेंशन से महरूम हैं। सबसे अहम बात, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने एतराफ़ किया है कि पानी की क्लोरिनेशन नहीं हो रही। इस खबर की तफसीलात बताने के लिए ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। जी हमीद साहब, बताइए क्या तफसीलात हैं, क्या वजह है, इदारा क्यों माली मसाइल का शिकार है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जो है वो ना सिर्फ माली बहरान का शिकार है बल्कि इंतज़ामी बहरान का भी शिकार है। और इसकी वजह ये है कि हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए और हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का माली और इंतज़ामी बहरान ख़त्म करने के लिए जो जिम्मेदारी बनती है वो हुकूमत सिंध की बनती है। लेकिन अफसोस होता है कि हुकूमत सिंध ने इस अहम इदारे की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए अब तक कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए गए हैं। जिस तरह आपने बताया कि जो हैदराबाद के शहरियों को पीने के साफ़ पानी की फराहमी की जिम्मेदारी है वो हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की है। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि ये इदारा माजी में वासा कहलाता था, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, लेकिन इसे अप्रैल 2024 में हुकूमत सिंध ने जो है वो हैदराबाद वाटर एंड कॉरपोरेशन का दर्जा दे दिया और अब ये कॉरपोरेशन के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन कॉरपोरेशन का दर्जा मिलने के बावजूद इसकी कोई हालत नहीं बदली और ये इदारा मुसलसल जो है वो तबाही की सूरत हाल से दोचार है, मुसलसल तनज़्ज़ुरी का शिकार है। हैदराबाद के जो शहरी हैं वो पीने के साफ़ पानी से महरूम है। उसकी वजह ये कि हैदराबाद में जो वाटर सप्लाई के हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस पर तकरीबन लगभग कोई 15 साल हो गए, कोई काम नहीं हो सका है। सिर्फ 2005 से 2011 तक हैदराबाद में फ़िल्टर प्लांट्स बनाए गए और वाटर सप्लाई की स्कीमों के हवाले से एडीपी में स्कीमें रखी गई और उस पर काम हुआ। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से हैदराबाद में फरामी आप के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। जो फ़िल्टर प्लांट माजी में बने थे, जिनमें परेटाबाद फ़िल्टर प्लांट, हालाना का फ़िल्टर प्लांट, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 का फ़िल्टर प्लांट ये शामिल है, इन पर जो है वो अपग्रेडेशन के हवाले से कोई काम नहीं हुआ, इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हैदराबाद के शहरी पानी पी रहे हैं वो इंतहाई मुज़र सेहत है, आलूदा पानी है। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने खुद ये बात बताई कि हैदराबाद में जो पीने के पानी के हवाले से जो क्लोरिनेशन होती है प्रॉपर वो नहीं हो रही और उसके अलावा जो दीगर केमिकल का इस्तेमाल होता है पानी को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर प्लांट में, जिनमें फिटकरी का इस्तेमाल होता है, वो भी कभी ये फिटकरी के इनको पैसे मिल जाते हैं तो ये फिटकरी लेके उसमें मिला देते हैं। अदरवाइज़ सूरत हाल ये है कि दरिया से जो है वो पानी जो है बराह रास्त फ़िल्टर प्लांट में आता है और बग़ैर फ़िल्टर हुए शहरियों को फराहम किया जा रहा है। तो वो जो पानी शहरी पी रहे हैं वो इंतहाई मुज़र सेहत है, आलूदा है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो तमाम बैक्टीरिया शामिल हैं, वो तमाम उसमें जरासीम और मुज़र सेहत उसमें जो अशिया हैं वो शामिल हैं, जिसके पीने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं और वो पानी पीने के काबिल नहीं है। और मजबूरन अब सूरत हाल ये है कि लोग पीने के पानी के लिए जो है वो उसको ख़रीदते हैं और वो ख़रीद कर वो इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सूरत हाल ये कि हैदराबाद इस वक्त पीने के साफ़ पानी से महरूम है। अगर हम बात करें हैदराबाद में जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 132 मिलियन गैलन इस वक्त जो है वो हैदराबाद की रिक्वायरमेंट है पानी की। हैदराबाद की जो आबादी है 25 लाख नफूस से ज़ायद आबादी का ये शहर है, लेकिन इस वक्त जो फ़िल्टर प्लांट हैदराबाद में हैं 6 फ़िल्टर प्लांट है, जिनमें हालाना का, परेटाबाद, ओल्ड फ़िल्टर प्लांट, न्यू फ़िल्टर प्लांट, इसके अलावा हुसैनाबाद फ़िल्टर प्लांट और साइड फ़िल्टर प्लांट, ये जितने भी फ़िल्टर प्लांट इनसे जो पानी फराहम किया जा रहा है वो 61 मिलियन गैलन डेली पानी जो है वो हैदराबाद के शहरियों को दिया जा रहा है। इस वक्त भी 71 मिलियन गैलन पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो हैदराबाद के लिए लाजमी है, लेकिन वो हैदराबाद को नहीं मिल रहा। हमीद साहब, तो हैदराबाद की जो सूरत हाल मैंने आपको बताई कि हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन बड़ी शॉकिंग डिटेल्स आप बता रही हैं, बड़ी शॉकिंग डिटेल्स आप बता रही हैं। 24-25 लाख की आबादी है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का 8वां बड़ा शहर है हैदराबाद। तो सिंध हुकूमत से आपने रब्ता किया है या किसी हुकाम से आपने रब्ता किया है कि हुकूमत आखिर इन शहरियों के साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उनको बीमारियों की जानिब झोंक रही है?
जी बिल्कुल, इस हवाले से हुकूमत सिंध से तो बाज़ाब्ता रब्ता नहीं हो सका, लेकिन हमारे जो हैदराबाद में ज़राए हैं वासा के, उनसे हमने सूरत हाल मालूम की। तो जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि एक इदारा जिसके पास अपने मामला चलाने के लिए मतलूबा वसाइल ही नहीं है, रकम ही नहीं है, तो वो किस तरीके से शहरियों को सहूलत फराम कर सकता है। इसमें अगर हम बात करें, जो हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं, उनको 19 महीने हो गए, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिस इदारे के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेगी, आप उनसे किस तरीके से ये तवक्को रख सकते हैं कि वो बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। मुलाजमीन की सूरत हाल ये है कि वो फाका कशी का शिकार हो गए, उनके पास अपने घर चलाने के लिए, अपने बच्चों की किफालत के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कई मुलाजमीन जो है इस कस्मा पुरसी की जिंदगी में वफात भी पा चुके हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये कि मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। अब अगर हम बात करते हैं वासा से कि भाई आपको क्या मसाइल हैं, क्या किस तरीके से ये इदारा चलेगा हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, तो उनका कहना ये है कि हमें जो हमारी रिकवरी होती है माहाना, वो 10 करोड़ रुपए रिकवरी होती है। रिकवरी का रेशो भी इंतहाई कम है। हैदराबाद में जो सारिफीन है, लगभग वो डोमेस्टिक सारिफीन 1,49,000 सारिफीन है, जिनमें से 27,000 के लगभग जो सारिफीन है वो पानी का बिल अदा करते हैं। तो 10 करोड़ की रिकवरी में किस तरीके से मुमकिन है कि ये इदारा जो है वो अपने मामला चला सकता है। और 10 करोड़ की रिकवरी में 10.5 करोड़ रुपए सिर्फ तनख्वाहों की मद में जो है वो हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को उसकी जरूरत है। तो तनख्वाहें अगर वो 10.5 करोड़ रुपए उन्हें अदा करनी है, तो वो किस तरीके से अपनी रिकवरी में ये मामला चला सकते हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की आपने बात की, तो सिंध हुकूमत ने ये तय किया था कि जो सिंध हुकूमत के इदारे हैं उनके ऊपर अरबों रुपए के वाजिबात हैं। तो सिंध हुकूमत ने एक फार्मूला तय किया कि जी एट सोर्स वो एक रकम होगी जो कि वासा को हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को हर महीने देंगे, और उससे ये होगा कि वो उस रकम से मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाएगी। और इनफरादी तौर पर हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन किसी भी सिंध हुकूमत के इदारे से बिल नहीं लेगा। एक फार्मूला तय हुआ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत ने उस पर भी अमल नहीं किया। तय ये हुआ था कि क्वार्टरली, यानी कि हर 3 माह बाद हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को 24.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उस रकम से हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अपने मुलाजमीन को सिर्फ तनख्वाहों की मद में वो रकम इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमारी बात हुई वासा हुकाम से, तो उनका कहना यह था कि ये रकम हमें अभी तक नहीं मिली। और वही पुराना फार्मूला है कि सिंध हुकूमत जो है हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को ग्रांटेड एड की मदद में पैसे देती है और उससे वो अपने मामला चलाते हैं। वो भी जब सिंध हुकूमत ग्रांटेड एड जो है वो वाटर कॉरपोरेशन को देती है, तो उससे तनख्वाह अदा कर दी जाती है, जो बमुश्किल 2 महीने 3 महीने की तनख्वाह बनती है, और फिर उसके बाद वो तनख्वाह बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि 19 महीने हो गए, मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ऐसी सूरत हाल में जब तनख्वाहें नहीं है, फिल्टर प्लांट चलाने के लिए जो क्लोरिनेशन है, जो फिटकरी है, या जो दीगर केमिकल रिक्वायर्ड है कारपोरेशन को, उसके खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है, मेंटेनेंस के पैसे नहीं है, उसके अलावा पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं है, तो किस तरीके से ये इदारा चलेगा। ये समझ से बालातर है कि सिंध हुकूमत का एक मातहत इदारा है। वजीर बल्दियात जो है वो इस इदारे के सरबराह है, इदारा है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है, और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा। आज सिर्फ एलम का इस्तेमाल किया जाता है जो आपको 60 to 70% वाटर की सफाई करके देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया ख़त्म करना है जो कि डिजीज़ कॉजिंग होता है, तो क्लोरीनेशन इज़ मस्ट। क्लोरीनेशन क्यों नहीं होती? क्लोरीनेशन का सालाना अखराजात 25 से 30 करोड़ रुपए हमारे सारे फिल्टर प्लांट्स की अगर आप एक्सपेंस निकाल के देखें। ये वर्किंग हमने 2024 में की थी, और उसमें मेयर साहब की बहुत ज़्यादा तवज्जो थी हमारे साथ। 25 से 30 करोड़ का अगर खर्चा हमें हर साल करना पड़ता है, तो जारी बात है एक इदारा जिसके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, वो किस तरीके से हर महीने तकरीबन 2 से 2.25 करोड़ रुपए खर्च करेगा। बहुत शुक्रिया हमीदुर रहमान साहब, आपने बड़ी खौफनाक किस्म की तफसीलात से हमें आगाह किया। अब हम चलते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। फैसल साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा। हैदराबाद पाकिस्तान का 8वां और सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। पीने का साफ पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, कई माह से तनख्वाहें और पेंशन्स नहीं मिली,
लोग मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? साहब देखें, ये अगेन जो है वो ये गवर्नेंस से जुड़ा इशू है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जाके गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस के ऊपर ख़त्म होते हैं। बुनियादी तौर पे अगर गवर्नेंस बेहतर होती और गवर्नेंस सिंध की हुकूमत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उसकी गवर्नेंस बेहतर होती और फिर आगे बल्दियाती जो इदारे हैं वो फ़ाल होते और फिर उनको एम्पावर किया जाता, ज़िलाई हुकूमतें, ज़िलाई इंतज़ामिया ख़ास तौर के ऊपर उनसे सिंध में तो बल्दियाती इदारे शायद ये मामलात ना होते। टैक्सेशन जी हैं, वो जितने फ़ाल हैं वो हैदराबाद की सूरत हाल से मुझे नज़र आ रहा है कि वो कितने फ़ाल हैं और वो क्या कर रहे हैं। देखें, अगर एक हैदराबाद का जो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है, अगर उसके पास तनख्वाहें देने के लिए 19 माह से पैसे नहीं हैं, अगर उसके 1.5 लाख के करीब सार्फिन हैं और 27,000 सिर्फ जो लोग हैं वो बिल भरते हैं और बाकी लोग बिल नहीं देते, तो ये तो सारे इंतज़ामी और गवर्नेंस के मसाइल हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो डिजिटलाइजेशन है, ना ही जो है वो बिलिंग प्रॉपरली वसूल की जाती है, ना ही उसका कोई मैकेनिज्म है। जो लोग बिल अदा नहीं करते उनके कनेक्शन अभी तक मौजूद हैं, फिर वो ज़्यादा ताकतवर हुए और हैदराबाद का जो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है वो बिल्कुल कमज़ोर इदारा है। गुज़श्ता अरसे के दौरान एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 22 एकड़ रकबे पे 6 मिलियन गैलन रोज़ाना जो है वो पानी की दस्तयाबी के लिए एक नया मंसूबा जो है वो सामने आया था, वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। इस वक्त फ़हीम साहब बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है पानी की दस्तयाबी के हवाले से। तो आपको पहले ही पता है कि फ़ी कस पानी की जो दस्तयाबी है वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है। दूसरी जानिब 80% पाकिस्तान की आबादी इस वक्त जो है वो आलूदा पानी पीने पे मजबूर है। 24% आबादी सिंध के अंदर जो है उनको साफ पानी दस्तयाब है, जबकि 76% आबादी सिंध में वो आलूदा पानी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। 89% आबादी को जो है वो बुनियादी तौर पे ये पंप या किसी सूरत हाल में मोटर्स या फिर नलकों की सहूलियात जो है वो दस्तयाब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहरी आबादी जो है उसको 41% और देही आबादी जो है सिर्फ 7 से 8% आबादी ऐसी है जिनको ये सहूलियात भी दस्तयाब है। फिल्ट्रेशन तो दूर की बात है। फिर स्टंटिंग जो है इस सारे बात है। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। रियाजुल हक साहब की जानिब हम बढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं फैसल भाई ने और जो जिस तरफ तवज्जो दिलवाई है वो गवर्नेंस है। ज़ाहिर है 20 लाख की आबादी का शहर है और ना वहाँ पर सिंध हुकूमत सर्विस दे पा रही है, ना रिकवरी कर पा रही है, और अगर नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात होती है तो मुखालफत की जाती है। क्या कहेंगे रियाज साहब इस तमाम तर सूरत हाल पर? कौन जिम्मेदार है और इसका हल क्या हो सकता है? जी देखें फ़हीम, ज़ाहिर है ये हेल्थ के हवाले से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है ये स्टोरी है और जिस तरह रिपोर्टर ने तफसील से और ज़ाहिर है वो ब्यूरो चीफ भी हैं, तो जो अहाता किया वो मेरे लिए बड़ा इम्प्रेसिव था इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग कि कितनी तफसील से चीज़ों का उनको पता था कि जिस तरह उन्होंने तनख्वाहों का बताया है सारा कुछ। तो बेसिकली सारा गवर्नेंस का इशू है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, उनकी हाल ही में यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी थी, जो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सेहत का निज़ाम है वो ये है कि 60 to 70% जो बीमारियां हैं वो वाटर बोर्न जो बेसिकली डिजीज़ हैं पूरे पाकिस्तान का उन्होंने बताया। तो जहां सिंध में ये सूरत हाल है कि यूनिसेफ का जो अपना एक जो है वो परसेंटेज है कि सिंध के अंदर, सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ, 85% जो वाटर सैंपल्स हैं उनकी सैम्पलिंग हुई है, तो वो यानी 15% दुरुस्त है, 85% ऐसे थे जिन्होंने बेसिक जो स्टैंडर्ड थे पानी के उसको पूरा नहीं किया। एक होता है सेफ ड्रिंकिंग पानी, एक होता है एक्सेसिबल पानी की एक्सेसिबिलिटी। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि पीने के पानी के लिए जो बेसिक जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, चाहे वो ह्यूमन शक्ल में है चाहे वो दूसरी चीज़ों की शक्ल में है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जिस तरह बल्दियाती वाली बात की गई, तो बल्दियाती निज़ाम तो कागज़ों में तो मौजूद है, लेकिन उन बेचारों की क्या ज़रूरत है वो कहीं पर जाके कहें कि जी हमारे पास क्लोरिनेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या वो फटकड़ी वगैरह या दूसरी चीज़ें हैं। डिप्टी कमिश्नर का भी हमने सुन लिया कि वो भी बज़ाहिर बेबस ही लग रहे थे। तो ये एक ऐसा एक सिस्टमिक, मुझे ये इतना बड़ा दूसरा बड़ा जो है वो सिंध का शहर है, अगर वहाँ ये सूरत हाल है तो सिंध के बाकी शहरों में क्या सूरत हाल होगी? आपने आखिर में बात की इसका हल क्या है? लेकिन तमाम चीज़ों का हल ये होता है कि इन तमाम चीज़ों की 21वीं सदी और 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैदराबाद, जो कि पाकिस्तान का 8वां बड़ा शहर है,
जिसके लाखों शहरी जो हैं वो साफ़ पानी की फराहमी और निकासी आब के मसाइल से दो चार हैं, जो फौरी तौर पर हुकूमत की तवज्जो का मुतकाजी है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत और कारपोरेशन सिर्फ मनसूबे बनाते हैं या अमली तौर पर भी निज़ाम को बहाल करते हैं। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने उमरकोट महकमा सिहत में अरबों रुपए की करप्शन की बात की। दूसरे हिस्से में हैदराबाद में साफ पानी की अदम दस्तयाबी और वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के माली बहरान पर बात की। मेरे साथ थे रियाजुल हक साहब और फैसल रजा खान साहब। अब आखिर में रुख करते हैं सिंध के ज़िला कश्मीर का, जहां मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए हैं। ज़िला कश्मीर कंदकोट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट ADB के फंड्स में 62 करोड़ रुपए से ज़ायद की मुबैना करप्शन हुई है। कब्रिस्तान बनाने के नाम पर भी फंड्स जेबों में चले गए हैं। करप्शन और बेज़ादगियों पर पीपल्स पार्टी के 20 नुमाइंदों ने इस्तीफे दिए हैं। इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से नुमाइंदा खसूसी फरीद आलम साहब। फरीद साहब, क्या खबर है और कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इन सब को सपोर्ट कर रही है और इस्तीफों के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, देखें महकमा बल्दियात सिंध जो है, शहरी सिंध के जो बल्दियाती इदारे हैं उनके साथ साथ जो दही सिंध है उनके बल्दियाती इदारों को भी कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान हमने ये देखा है कि सिंध में तामीर और तरक्की के लिए खरबों रुपए जारी किए गए, लेकिन कराची और सूबे के जो दीगर शहर हैं, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, लाड़काना, इनके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनमें भी तरक्की नहीं हो सकी, जिसकी बड़ी वजह यही है जो हुकूमत सिंध की जानिब से उनको तरक्याती बजट दिया जाता है वो जमीन पर लगने के बजाय उसमें उसका एक बड़ा हिस्सा करप्शन की नजर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला कश्मीर कंदकोट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हमारे सामने आया, जहां 62 करोड़ 83 लाख रुपए का जो बजट था वो इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन हमें अब तक वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तरक्की के कोई आसार नजर नहीं आए, जिसकी वजह से वहां के जो मुंतखब काउंसिल है उनके अरकान के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। इन इख्तलाफात के बाद 20 से ज़ायद काउंसिल के अरकान है जिन्होंने चेयरमैन के पास अपना इस्तीफा जमा करा दिया है, और इस्तीफे में के साथ साथ उन मुस्तफ़ी अरकान का ये कहना है कि वो मजीद इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकते जहां पैसे तो खर्च किए जाते हैं लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रसूल अल्लाह गोट का जो ताल्लुका तंगोली है, इसमें सोलर लाइट की स्कीम एक शुरू की गई थी, लेकिन वो उस पर भी ये बताया जा रहा है कि उस स्कीम पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया। पूरी स्कीम सोलर लाइट्स की जो थी उसमें सिर्फ एक जो गाँव था जो कि खुद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वाइस चेयरमैन है उनका गाँव था, वहाँ तो सोलर सिस्टम लगाया गया, लेकिन बाकी के जो सोलर सिस्टम गाँव में लग रहे थे वहाँ पर जो है कोई सोलर लाइट वहां पर लगाई ही नहीं गई। इसी तरह जो इसका टेंडर किया गया था 25 लाख रुपए का, जिसके तहत ये सोलर स्कीमें लगाई जानी थी, वो भी एक सवालिया निशान बन चुका है, क्योंकि जब एक गांव में सिर्फ सोलर सिस्टम लगाया गया, बाकी जो गांव में सोलर सिस्टम नहीं लगना था, तो ये 25 लाख रुपए जो खर्च किए गए हैं ये कहाँ खर्च किए गए? लाइटें कहीं नहीं लगाई गई। इसके साथ साथ एक रसूल अल्लाह गोट का ये कब्रिस्तान है जिसकी टूटी हुई बाउंड्री वॉल को तामीर करना था। बाउंड्री वॉल तो तामीर नहीं हुई, लेकिन वहां के जो मुस्तफी चेयरमैन हैं, जो जराए, वो हमें बताते हैं कि दीवार तामीर हुए बगैर ही दीवार के पैसे खत्म हो चुके हैं। अब अगर जब दीवार तामीर नहीं हुई तो सवाल ये होता है कि वो पैसे कहाँ गए। तो एक हमारे वहाँ पर कुछ ज़राए हैं, उन ज़राए ने हमें ये बताया कि दीवार की तामीर के नाम पर भी जो है तकरीबन 25 लाख रुपए के फ़ंड इस्तेमाल किए गए। अब ये फ़ंड कहाँ इस्तेमाल किए गए? दीवार की तामीर के, सोलर लाइट्स के जो 25 लाख रुपए थे वहाँ किस मद में इस्तेमाल किए गए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हम UC मांझी में कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर की तज़ाइन और आराइश के लिए भी एक ठेका किया गया था, लेकिन कम्युनिटी सेंटर की हालत भी जू की तू है। अगर वो ठेका किया गया था, उस ठेके का जो ठेका किया गया था ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड से ठेका किया गया था, 25 लाख रुपए का ये भी ठेका था, जिससे पूरे कम्युनिटी हॉल की जो सेंटर है इसकी तज़ाइन और आराइश करनी थी। लेकिन वहाँ पर जो UC चेयरमैन हैं, जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ पर एक नया पंखा तक नहीं लगाया गया है, तो 25 लाख रुपए कहाँ खर्च हो गए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें ज़िला कश्मीर की, तो UC 4 में तरक्याती कामों की मद में भी
लाखों रुपए जारी किए गए, लेकिन अगर हम जब वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के जो मुकामी यूसी चेयरमैन हैं, जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, उनका बताना ये था, उन्होंने ये बताया कि भाई तरक्याती फ़ंड तो मुसलसल यहाँ पर जारी किए गए, लेकिन तरक्की नाम की कोई चीज़ हमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में नज़र नहीं आ रही। आज से 10 साल पहले जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सूरत हाल थी, आज भी जूं की तूं है। यही सब इख्तिलाफात थे। जब ये शिकायतें जो चेयरमैन जिन्होंने इस्तीफे जमा कराए, जिनकी तादाद तकरीबन 20 है, उन लोगों ने जाके जब ये शिकायतें आला हुकाम से की तो उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब नोटिस नहीं लिया गया तो आपस में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुंतखब अरकान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए, एक दूसरे के साथ तलखियाँ बढ़ी, एक दूसरे के साथ जो है इनके झगड़े भी हुए। झगड़ों के बाद जाके जो है 20 जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफे चेयरमैन को जमा करा दिए। चेयरमैन जो है वो मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर अपने अरकान को हमें इस सिलसिले में नाकाम दिखाई देते हैं, क्योंकि अब जो अरकान है उनका मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर फरीद साहब ये बताइएगा कि 20 के करीब जो मेंबर्स हैं वो रिज़ाइन कर गए हैं और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया लीडरशिप की जानिब से, ना ही पार्टी की जानिब से नोटिस लिया गया है। तो क्या ये जो मेंबर्स जिन्होंने रिज़ाइन किया है, आपकी इनमें से किसी से बात हुई है और क्या वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में या फिर नैब में कोई एप्लीकेशन देने लगे हैं या फिर उनके खिलाफ किसी की कार्रवाई के लिए मुद्दई बनने लगे हैं वो? जी देखें, जो चेयरमैन मुस्तफ़ी हुए हैं, जिन्होंने इस्तीफ़े अपने जमा कराए दिए, उनके इस्तीफ़े अभी तक कबूल नहीं किए गए, इसलिए अभी अरकान वो कौंसिल के अरकान बरकरार है। लेकिन जब हमारी उनमें से कुछ लोगों से बात हुई तो उनसे हमने यही सवाल किया था कि जब आपके बल्दियाती इदारे में फ़ंड्स में बेकायदगियाँ हैं, फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ आपने किसी एहतसाबी अदालत में, किसी एहतसाबी इदारे में कोई रब्ता किया, वहाँ कोई दरख्वास्त जमा कराई? तो उनका कहना ये, क्योंकि हम सब एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारी जमात की बात निकल के एहतसाबी इदारों तक जाए। हमारी कोशिश ये थी कि सारे मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय कर लिए जाएं और इस मामले को अच्छा करके इलाके की तामीर और तरक्की में किरदार अदा किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, जिसकी बात हमने आला क़यादत जो यहाँ वहाँ इंटीरियर सिंध के जो रहनुमा हैं, जो पार्टी के आला उहदेदार हैं, उन तक अपनी बात पहुँचाई, लेकिन बात पहुँचाने के बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी से बात पुरस नहीं की गई, जिसकी वजह से जो कंदकोट का इलाका है वो तामीर और तरक्की से महरूम है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। एक हमें वहाँ के रुकन ने बताया कि उनका इल्ज़ाम ये है कि पेट्रोल की मद में भी यहाँ पर लाखों रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं, ऐसी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया जा रहा है जो किसी की ज़ाती मिल्कियत हैं, उसकी वजह से इदारे को माली इजाफी बोझ भी उठाना पड़ रहा है। जबकि एक जो कौंसिल का रुकन है उसने हमें बताया कि 48 से ज़्यादा मुबैना तौर पर यहाँ पर भर्तियाँ भी कर ली गई हैं, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से नई भर्तियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, उसकी इजाज़त भी नहीं ली गई। इस वक्त कंदकोट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंदकोट के साथ साथ अगर हम सिंध की बात करें तो दही सिंध के जो मुख्तलिफ बल्दियाती इदारे हैं उनकी सूरत हाल भी ऐसे ही है, सिर्फ शहरों की हद तक, क्योंकि देखें शहरों में तो चीज़ें नज़र आ जाती हैं, यहाँ से शोर उठ जाता है, यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है, यहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद है, समाजी इदारे भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी हैं और दीगर एहतसाबी इदारे भी हैं जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं और वक्तन व फ़क्तन जो काम नहीं हो रहा होता उस पर आवाज़ उठती है और कुछ हद तक वो काम हो भी जाता है। लेकिन जो दही इलाके हैं हमारे, ख़ास करके सिंध के जो अंदरून सिंध के इलाके, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ की सूरत हाल तो इंतहाई ख़राब है। ये सिर्फ एक कश्मीर का मामला नहीं है, कश्मीर तक, इसके साथ साथ अगर हम शिकारपुर में चले जाए तो वहाँ पर भी यही मामला सामने आ रहे हैं, जैकबाबाद में जाते हैं तो वहाँ पर भी यही मामला सामने आते हैं, गली खुदा बख्श में जाते हैं तो वहाँ पर भी यही मामला आ रहे हैं, लाड़काना, मीरपुखा, सक्कर, टंडोवाला यार, यहाँ अगर ये कि सिंध के किसी भी इलाके में जाए तो महकमा बल्दियात सिंध हमें इफेक्टिव नज़र नहीं आता। एक जो सिस्टम है, या तो वो एक ऐसा ज़ेर ज़मीन सिस्टम है जो हम सबको नज़र तो नहीं आता, हम में से किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन उस सिस्टम के ज़ेर असर कुछ काम किए जा रहे हैं, कुछ काम जो है बाअसर सियासी शख्सियात हैं जिनकी सरपरस्ती में ये सारे बेकायदगियाँ की जा रही हैं। एक ऐसा जाल यहाँ पर बुन दिया गया हमारे साथ बल्दियात के अंदर के। जी हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, फैसल रज़ा खान साहब और रियाज साहब। तो फैसल साहब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में फरीद ने जो है वो क्रक्स बता दिया है, सारी कहानी समझ आ गई है। फरीद ने बड़ा एलेबोरेट किया, बड़ा खूबसूरती से और ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें बताई हैं। मेरे ख्याल में हम आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया। तो आगे बढ़ते हैं और जो रियाजुल हक साहब, आपकी तरफ हम आएंगे और शेर है जॉन हिलर साहब का कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।
आज हमने सिंध के 3 अजला पर बात की और तीनों में करप्शन, नाअहली और नाअहली के अलावा खामोशी इंतज़ामी तौर पर हमें दिखाई दी। अब सब कुछ खुलेआम चल रहा है। रियाज साहब, ऐसा कब चलेगा? क्या ये जो अभी फरीद साहब ने जो 62 करोड़ रुपए के करप्शन की कहानी बताई है, क्या इन इल्ज़ामात पर थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए? फ़हीम, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने सिंध की जो ये स्टोरीज़ अब तक डिस्कस की हैं, ये तो कम से कम हम काफ़ी अरसे से वो करते आ रहे हैं, लेकिन ये 2 जो आखिरी स्टोरीज़ थी ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। बल्दियाती निज़ाम नारे के तौर पे मौजूद है कि जनाब हमने तो बनाया हुआ है, पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं बनाया, बलूचिस्तान में भी गड़मट सा है, तो ये और वो सारा, और ऊपर भी कारकर्दगी आपकी ये है। पिछले सेगमेंट में जब पानी वाला मामला था तो उसकी कुछ तफसीलात जो थी ये चूँकि इसी से मिली जुली हैं। जो आर ओ प्लांट्स हैं वो 2032 आर ओ प्लांट्स हैं सिंध में। सक्खर में 527 में से 354 एक्टिव हैं। शहीद बेनज़ीराबाद में 1329 में से 445 एक्टिव हैं, और तरपारकर में 832 में से 101, और ऐसा पूरी तफसील है। तो अंदाज़ा लगाएं कि पानी एक बुनियादी हक़ है, और वहाँ ये सूरत हाल है कि जो आर ओ प्लांट्स हैं वहाँ पे उसकी जो क्वालिटी या वो जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब आपने यहाँ पे रिपोर्टर ने बात की जो बल्दियाती निज़ाम, और कहीं पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और वो कह रहे थे कि हम अफ़वाम तफ़हीम हिस्से चलेंगे, और जो जिम्मेदार शख्स थे ज़ाहिर है पार्टी के जो भी थे उनको बताया गया, फिर जी, और गाड़ियां जो है वो पेट्रोल की जो भरवाई जा रही हैं, सारा कुछ। तो ऐसा लगता है कि सब जो है वो जो ऊपर जो फैसला साज हैं उन्हें कोई गर्ज नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब सूबों की बात चलती है कि जी यूनिट्स नए बनने चाहिए, सारा कुछ होता है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस भी सिंध से आती है। तो हम यहाँ पे किसी सूबे के ख़िलाफ़ कोई एथनिक वगैरह नहीं कर रहे, प्रोफाइलिंग यहाँ पे, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस सूबे में बदतरीन सूरत हाल है, यानी कि पूरे मुल्क में कोई बहुत बेहतर सूरत हाल है, लेकिन अब तक जो हमारे सामने है बदतरीन सूरत हाल है, चाहे वो सेहत का निज़ाम है, बल्दियात का निज़ाम है, गवर्नेंस का निज़ाम है। हम ये देख रहे हैं कि हैदराबाद और इन शहरों में ये क्या सूरत हाल हो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो नए यूनिट्स की जब बात होती है, सिस्टम के कोलैप्स की बात होती है, तो इनको बुरा लगता है। यहाँ पे आके सिचुएशन ये बताती है कि एक नए रीसेट की ज़रूरत है, और ये यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा है तो मुल्क के दूसरे शहरों में इससे कम हो सकता है, लेकिन कमो बेश ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तो बदतरीन सूरत हाल है कि वो एक जगह जनाब 19 करोड़ रुपए जो है वो कि वो जो है पैसे इधर उधर हुए हैं, 19 माह से तनख्वाह नहीं मिली हुई, 25 से 30 करोड़ रुपए लगते हैं क्लोरिनेशन के, उसके लिए अवेलेबल नहीं है, बल्दियात का निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसी रियासत और कैसा सूबा है, कैसा निज़ाम है उसका कि वहाँ पे हर चीज़ ही कोलैप्स कर रही है, और जो ऊपर करता धरता है वो बिल्कुल जो है वो हंसी खुशी रह रहे हैं। और इस्लामाबाद जब आते हैं बातें ऐसी करते हैं कि पता नहीं क्या है, वो कायमा कमेटियों में जो दावे करते हैं, फिर उनके जो बयानात आते हैं ऐसे करते हैं कि यहाँ मीडिया भी आज़ाद है और सिंध में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये तो रोना आता है इन चीज़ों को देख के कि आम आदमी बेचारा वहाँ, ये मीडिया तो थोड़ा बहुत हाईलाइट भी कर रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं तो कम से कम शौक में हूँ कि इस तरह की चीज़ों पे सिंध की हुकूमत, नैब का केस क्या, मैं तो कहता हूँ कि ये पूरा जो है इसका एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए इस तरह के बल्दियात के फंड्स का, सेहत के हवाले से, और उसकी तफसीलात जो है वो पब्लिक की जानी चाहिए। बस मैं इतना ही जो है यहाँ तक इसको कंटेन रखूँगा। फैसल साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, वक्त हमारे पास शॉर्ट है, कोई एक तजवीज़ आप देना चाहें इस सारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए? देखें, मेरी तजवीज़ से तो खैर सिस्टम बेहतर होना कोई नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली जो सिंध हुकूमत और जो इतने अरसे से दहाइयों से एक पार्टी जो है वो सिंध में विराजमान है, और अनफॉर्चुनेटली सिंध के मैंने तो सिंध अक्रॉस सिंध ट्रैवल किया है, बहुत बुरी सूरत हाल है वहाँ पे। और ये जो फरीद ने स्टोरी दी, यकीन माने कि मतलब मुझे तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको अब समझ आ रही होगी फ़हीम साहब के बल्दियाती इदारों को फ़ाल नहीं होने दिया जा रहा बेसिकली, चाहे वो ज़िलई इंतज़ामिया हो, चाहे वो बाबू बैठे हुए हों, एलीट क्लास हो, एलीट कैप्चर हो, या ये जो बड़े बड़े वडेरे हैं वो नहीं चाहते कि आम आदमी एम्पावर हो। इसी बल्दियाती इदारों की कमज़ोरियों की वजह से, इनके गैर फ़ाल होने की वजह से, बेशक वहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हुए हैं, लेकिन उन बेचारों के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर की कहानी नहीं है, पूरे सिंध के तमाम अजला की कहानी है। इवन बलूचिस्तान
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की कहानी भी यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है। और जब जो है वो नए इंतज़ामी यूनिट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें सिस्टम बेहतर करना है ना। जब तक गवर्नेंस और सिस्टम बेहतर नहीं होगा, मुझे बताएं कि अगर नए सूबे बन भी जाते हैं, और ये बात दुरुस्त है कि सिंध हुकूमत हमेशा जो है ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचाती है कि जी हम नए सूबे नहीं बनने देंगे और ये बाकी चीज़ें। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि तालुके हों या ज़िले हों, मतलब वहाँ पे सूरत हाल ये आम आदमी को पानी दस्तियाब नहीं है, सेहत की सहूलतें दस्तियाब नहीं है, सांप के कांटे और कुत्ते के कांटे की वैक्सीन दस्तियाब नहीं है, हामला खवातीन और नौज़ायदा बच्चों को बुनियादी सहूलियात दस्तियाब नहीं है, वहाँ पे सड़कें गलियाँ उनकी बहुत शुक्रिया फैसल भाई, स्कूलों की आपका बहुत शुक्रिया। तालीम के नाज़रीन, आज हमने उमरकोट से हैदराबाद और हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक 3 मुख्तलिफ मामलात आपके सामने रखे। कहीं सेहत के शोबे में तहकीकात जारी हैं, कहीं शहरी साफ पानी के मुंतज़िर हैं, और कहीं तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन असल ज़रूरत शफाफ तहकीकात, मुकम्मल रिकॉर्ड की जांच और जिम्मेदारों की तयन की है, क्योंकि अवामी पैसा अवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए। अगर कहीं बेज़ाब्तगी होती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रोग्राम के फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।